सो स्टूडेंट, डीएनए रिप्लिकेशन का हम पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में मैंने आपको रिप्लिकेशन के मोड बताया शुरू में, सेमी कंजर्वेटिव मोड, और कैसे वो इस्टेब्लिश हुआ, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया, मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। फिर रिप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट, उसके एंजाइम्स, और फिर रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म। हमने ये पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में समझाया। अब उसके बाद हम आते हैं कि रिप्लिकेशन जो हमने समझा पूरा एलेबोरेट करके समझा। एनसीईआरटी उस चीज़ को उतना एलेबोरेट नहीं करती, तो बहुत ब्रीफ में मेन चीज़ें कुछ पैराग्राफ्स में लिख रखी। तो पहले हम रिप्लिकेशन को पूरा समझ लें जो मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद हम अब एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन समझ लें कि उस चीज़ में एनसीईआरटी में कितना क्या लिखा है। सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी मिलेगी, लेकिन जितनी लिखी है वो समझ में आनी चाहिए। एनसीईआरटी में रिप्लिकेशन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 पर शुरू होता हुआ मिलेगा। ये रिप्लिकेशन का टॉपिक आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे। मैं इस चीज़ को रीड कर रहा हूँ और लाइन टू लाइन इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड फिर आपको कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल लाइन टू लाइन समझ लें कि जो हमने पढ़ा है और एनसीईआरटी में जो लिखा उसमें कुछ नहीं है, बेसिकली वही चीज़ें सारी। ठीक है, अब जैसे रिप्लिकेशन में शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया है, वॉटसन एंड क्रिक, मैंने आपको बताया था रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था इनिशियली सेमी कंजर्वेटिव मोड, बाद में उसको बेस पर उन्होंने मैकेनिज्म भी बनाया। ठीक है, वही चीज़ ने लिखा हुआ देखिए, while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme of replication of DNA। मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया तो उसी के साथ साथ उन्होंने रिप्लिकेशन का भी एक मॉडल सजेस्ट कर दिया है। उनको भी समझ में आ गया कि अब रिप्लिकेशन कैसे होगा। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज, ये जो लाइन लिखी है 4, ये उनकी ओरिजिनल लाइन है जो उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखी थी। क्या लिखा है देखो, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material। ये वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में बोला था। क्या कहना चाह रहे हैं वो, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम अपने डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग सजेस्ट की इन्होंने, ए के साथ टी, जी के साथ सी, तो उनका जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्पेसिफिक पेयरिंग सजेस्ट की तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में इसको कॉपी करने का, इसको रिप्लिकेट करने का भी एक मैकेनिज्म समझ में आ जाता है कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस, मतलब ये हमारे नोटिस से छूटा नहीं है। दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड, कि जो हमने एक पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो पोस्टुलेट करी है वो इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, कि उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक कॉपी मैकेनिज्म भी बताएगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है इससे आप पूरा रिप्लिकेशन भी समझा सकते हैं। ये उन्होंने इनिशियल लाइन कही। ठीक है, द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इनकी स्कीम ये सजेस्ट करती है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अब ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और इनके सामने नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होकर टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और उनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ए के सामने टी, जी के सामने सी। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। पूरा बनने के बाद अब डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक नया जो बना वो रहेगा। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। इसी स्कीम को उन्होंने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। ये वाटसन एंड क्रिक का थोड़ा सा पार्ट बताया है कि वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग सजेस्ट की थी तभी उनके दिमाग में आ गया कि इससे अब हम रिप्लिकेशन भी समझा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि पुराना स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, नए सामने बनेंगे, हर डीएनए में एक पेरेंटल और एक नया स्ट्रैंड रहेगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा, जैसा ये दिखा रखा कि ये सेपरेट होता जा रहा है और नया सामने सिंथेसाइज हो रहा है। समझ में आ गई बात, जनरल बात कही गई है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ये जो वो सेमी कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं इसका प्रूफ क्या है, और ये प्रूफ मैंने आपको बताया था मीजल्सन स्टॉल ने दिया था, इन्होंने तो सिर्फ सजेस्ट किया था। नाउ इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, इट हैज शोन फर्स्ट इन एरिस्टेशिया कोलाई, ई कोलाई, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स। मतलब पहले तो ये ई कोलाई में प्रूव हुआ और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह में भी प्रूव किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर दे रखा है, सॉरी आगे वही कंटिन्यूशन में चल रहा है कि हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स, मतलब प्लांट में और ह्यूमन की सेल में भी बाद में जाकर सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव हुआ है, पहले ई कोलाई में किया गया। ठीक है,
Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. 1958 में मिचेल्सन और स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे कि हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव कर पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता रखा है, उसी को थोड़ा ब्रीफ में 2-3 स्टेप में यहाँ समझा रखा है। तो पहले जो हमने बताया वो आपको आना चाहिए, तब फिर हम एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, दे ग्रो ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और वो अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन कौन सा, N15 इज अ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक इन्होंने कल्चर मीडियम तैयार किया जिसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डाल दिया, लेकिन उस NH4Cl में नाइट्रोजन N15 था, हेवी नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड लिया गया और उसमें इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया उस मीडियम में। एज द ओनली, देखिए क्या लिखा है, दे ग्रो ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15 अमोनियम क्लोराइड एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। ई कोलाई को उसके अंदर कई जनरेशन तक ग्रो किया गया और ई कोलाई के लिए उस मीडियम में नाइट्रोजन सोर्स जो था वो केवल ये अमोनियम क्लोराइड था, और उसमें नाइट्रोजन जो था वो N15 था, वही एक ओनली सोर्स था। तो ई कोलाई को मजबूरी में अब उसी का नाइट्रोजन लेना रहा, कोई और नाइट्रोजन रहा नहीं, सारा नाइट्रोजन N15 डाला। मैंने आपको बताया था N15 कंटेनिंग मीडियम बनाया, वही बात होगी, और उसमें ई कोलाई को कई जनरेशन तक ग्रो किया। तो क्या हुआ देखिए, द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब उस ई कोलाई में जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो ग्रो हो रही, तो N15 उसके डीएनए में जाता जाएगा, क्योंकि वहाँ सारा नाइट्रोजन 15 ही, और केवल डीएनए में नहीं, और भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे सब में नाइट्रोजन N15 जाएगा, वही लिखा है, एज वेल एज द अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो डीएनए में भी और डीएनए के अलावा दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में भी ई कोलाई में नाइट्रोजन N15 ही जाएगा। ठीक है, दिस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वही हाई स्पीड में इनको घुमाना, और नॉर्मल नाइट्रोजन N14 और N15 जो हैवी नाइट्रोजन है, इन दोनों को हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट कर सकते हैं। ये अलग अलग बैंड्स में आएंगे क्योंकि एक हैवी एक लाइट है, और जो मीडियम लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में वो सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आगे इन्होंने लिख रखा है, प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। पहली बात तो N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल हैवी है, और वो N14 से आराम से अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी बेस पर। समझ गए? तो ये इन्होंने पहला काम किया कि ई कोलाई को N15 मीडियम में ग्रो किया, जिससे कि उसका सारा डीएनए N15 वाला हेवी हो जाए। अब देखो आगे क्या किया गया, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल नाइट्रोजन N14, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड जो N14 वाला है, एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाइड and extracted the DNA that remained as double stranded helix। मतलब अब इन्होंने इसको निकाला, इन बैक्टीरिया, इन ई कोलाई को, और अब नॉर्मल नाइट्रोजन वाले कल्चर में ग्रो किया, और अलग अलग टाइम इंटरवल पर उन सेल्स को निकालते रहे, उनमें से डीएनए निकाला और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ठीक है, and extracted the DNA that remained as double stranded helix। The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पर पहले सेल निकाली, फिर उसमें से डीएनए निकाला डबल हेलिक्स, और फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी मेजर की। ठीक है, और यही एक डायग्राम पर उन्होंने शो कर रखा है। देखिए मैंने भी आपको इस तरह का एक डायग्राम बताया था। आफ्टर 20 मिनट देखिए ये था N15 वाला डीएनए, ठीक है, जिसका बैंड ये बॉटम में आ रहा है, राइट। फिर 20 मिनट बाद जो ये एक बार रिप्लिकेट हो गया, तो ये रेड कलर वाला तो N15 है, उसके सामने जो ग्रीन बन गया ये N14 है। तो अब देखिए डेंसिटी N14 N15 के बीच में आ गई, ये हैवी था, ये हाइब्रिड हो गया। फिर और 40 मिनट, ये 40 मिनट यहाँ से नहीं है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, वो यहाँ से काउंट होगा। 20 एंड 20 टोटल यहाँ आए तब 40 हुआ, ये मैं सोच रहा कि इसके बाद 40 नहीं, ये 20 और ये 20 में टोटल 40 है। 40 मिनट बाद ये सिचुएशन। अब ये दोनों फिर से होंगे तो ये देखिए पूरा दो तो हैवी बने, सॉरी दो तो लाइट बने और दो हाइब्रिड बने, ये इस तरह से। सेम डायग्राम हमने आपको बनवा कर बताया था, वही है। और अब यहाँ दो बैंड्स आएंगे, एक हैवी वाला भी, सॉरी एक तो लाइट वाला और एक हाइब्रिड वाला, इस तरह से दो बैंड आ जाएंगे।
ये डायग्राम है। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक जनरल फिजिक्स की चीज़ें हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब हम रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा और उसी अकॉर्डिंग चीज़ें जो है अपने डेंसिटी और सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग सेपरेट होती है। थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट पूछा है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने कंक्लूजन दिया, देखिए, दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर, एक जनरेशन बाद जो डीएनए हमने निकाला, ट्रांसफर फ्रॉम N14 to N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस डीएनए को हमने एक जनरेशन बाद निकाला, एक जनरेशन का मतलब 20 मिनट, और 20 मिनट क्यों, क्योंकि E. coli 20 मिनट में डिवाइड होता है। तो N15 से N14 मीडियम में डाल करके 20 मिनट बाद जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो वो डीएनए जो था वो हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला था, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला था, समझ गए। अब आगे क्या लिखा, देखिए, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, मतलब नेक्स्ट 20 मिनट, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, टोटल 40 मिनट हो गए। सेकेंड जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। 40 मिनट बाद हाइब्रिड और लाइट डीएनए दोनों मिले, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, if E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density। मैंने पढ़ाते समय भी कहा था कि एनसीईआरटी ने 80 मिनट का पूछ रखा है। आप देखिए 80 मिनट का मतलब कितनी जनरेशन हो गई। अगर हम इसको, मैंने आपको बताया था कि हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 to the power n, ठीक है, और n यहाँ नंबर ऑफ जनरेशन, और 80 मिनट का मतलब कितनी जनरेशन होगी, 4 जनरेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 4 यानी कि 16 डीएनए। तो 16 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे टोटल। अब इन 16 में आप याद कीजिए, मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना रखा है कि हाइब्रिड तो 2 ही रहेंगे, बीच वाले सारे अब लाइट बनते जाएंगे। तो यहाँ पूछ रहा लाइट डीएनए कितने होंगे, तो लाइट डीएनए कितने हुए इन 16 में से 14, ठीक है, और हाइब्रिड कितने हुए, तो 2 ही रहेंगे, हाइब्रिड 2 और लाइट 14, टोटल 16 डीएनए बनेंगे 18 मिनट बाद, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन, मैंने फिर बाद में बताया था कि ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट और किया गया। एंड वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म ऑन विसिया फैबा, इस प्लांट पर, फैबा बीन्स पर, बाय टेलर एंड इट्स कलीग्स इन 1958। टेलर ने और इन्होंने विसिया फेबा प्लांट पर रेडियो एक्टिव थायमिडीन, इन्होंने यूज किया है रेडियो एक्टिव थायमिडीन, और इससे उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव किया गया है। दिस द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट और टेलर का विसिया फेबा पर जो एक्सपेरिमेंट था रेडियो एक्टिव थायमिडीन का, ये दोनों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया एनसीईआरटी ने दिया है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से तो एक तरह से ये कंफर्म हुआ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। बाकी फिर रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कही गई। ये 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं इस पेज पर जो रिप्लिकेशन के बारे में एक जनरल आइडिया दे रहे हैं। पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने नहीं समझाया है, हम इसको पहले पढ़ सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। द मशीनरी एंड एंजाइम, थोड़ा बहुत एंजाइम और थोड़ा बहुत डिटेल दिया है यहाँ पर रिप्लिकेशन को लेकर। देखिए क्या लिखा है, in living cells such as E. coli the process of replication requires a set of catalyst means enzyme, कि लिविंग सिस्टम में रिप्लिकेशन जो है वो कुछ एंजाइम की जरूरत रहेगी, उसी के साथ हो पाता है। द मेन एंजाइम इज रिफर्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम कौन सा है, वही डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए टेम्पलेट यूज करता है, डीएनए टेम्पलेट के सामने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेगा और डीएनए बनाएगा, ठीक है। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in a very short time। ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट होते हैं और बहुत स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करना होता है। डीएनए बहुत बड़ा होता है और रिप्लिकेशन फटाफट होता है, तो ये बहुत स्पीड से और बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, E. coli के डीएनए में इतने बेस पेयर हैं, ठीक है, जबकि ह्यूमन के डिप्लॉइड नंबर में कितने 6.6 into 10 to the power 9,
ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। completes the process of replication within 38 minutes. This means that means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. मतलब ये सिर्फ एक एफिशिएंसी बता रहा है कि ये एंजाइम कितना हाईली एफिशिएंट और कितना स्पीड से काम करता है कि प्रोकैरियोट्स का 4.6 into 10 to the power 6 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग जो डीएनए है ये करीब 38 मिनट में रिप्लिकेट हो जाता है, जहां करीब इसकी रेट आती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन कर देता है। ये तो प्रोकैरियोट की रेट और यूकैरियोट की रेट तो इससे भी ज़्यादा है, समझिए। तो इसका मतलब ये एंजाइम जो है बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और बहुत स्पीड से काम करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू बी कैटेलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ये एंजाइम न केवल फास्ट हैं बल्कि ये उतनी एक्यूरेसी के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाते हैं, बहुत फास्ट बनाते हैं। लिख रखा देखिए, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रिप्लिकेशन वुड रिजल्ट्स इनटू म्यूटेशन। रिप्लिकेशन के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो सीधा एक म्यूटेशन हो जाता है, एक भी न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ लग गया म्यूटेशन। इसलिए डीएनए तो एंजाइम बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, और उसके बाद लास्ट में प्रूफ रीडिंग भी तो होती है। मैकेनिज्म में पूरी चीज़ बता रखी है, इसलिए डीएनए में इतना आसानी से म्यूटेशन नहीं होता। आगे देखिए क्या लिखा है, फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब रिप्लिकेशन करने में बड़ी एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और न्यूक्लियोटाइड बोलोगे तो डाइफॉस्फेट, याद है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पस, ये दो काम करते हैं, ये भी बता रखा है। क्या है, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह काम आएंगे, मतलब खुद यूज होंगे डीएनए बनाने में। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी यही देंगे। जब इनके दो वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट हटेंगे तो वो एनर्जी पॉलीमराइजेशन में काम आएगी। ठीक है, तो ये डबल पर्पस, ड्यूअल पर्पस है इनका, ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम आ रहे हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं केवल एनसीईआरटी रीड करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। जैसे एटीपी में दो फॉस्फेट है, वैसे ही ये चीज़ आपको न्यूक्लियोटाइड के टाइम बता दी गई है कि जो दो टर्मिनल फॉस्फेट, जो लास्ट के फॉस्फेट है, वो हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसलिए वहाँ से उनको हटाने पर एनर्जी भी रिलीज होती है, वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। मतलब मेन एंजाइम तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ही, बट उसके अलावा भी कुछ एंजाइम चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉलीमरेज 1, 2, 3 है, प्रूफ रीडिंग भी हो रही है, लाइगेज भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of DNA helix referred as replication fork। अब याद कीजिए, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि हम रिप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, छोटी सी ओपनिंग, और वहाँ रिप्लिकेशन शुरू करते हैं। पूरे डीएनए को एक साथ अनवाइंड नहीं करते हैं, इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए पूरा डीएनए एक साथ सेपरेट नहीं होगा और थोड़ा सा ओपन करके डीएनए बनाना शुरू करते हैं। और यही वो वजह है जिस वजह से एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनेगा और एक डिसकंटिन्यूस ओकाज़ाकी सेगमेंट। अगर दोनों स्ट्रैंड एक साथ अलग हो जाते तो ओकाज़ाकी नहीं बनते, दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूस, ये बातें पहले हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, तो ये भी वो कहना चाह रहा है कि दोनों स्ट्रैंड को पूरा एक साथ अलग करना पॉसिबल नहीं है, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम एक छोटी सी ओपनिंग से इसको खोलते हैं और साथ में इसको रिप्लिकेट करते चलते हैं। द रिप्लिकेशन अगर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिफर्ड एज रिप्लिकेशन फॉर्क। समझ गए? The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction। ये एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, वो भी कौन सा, दैट इज 5 to 3। ये 5 to 3 डायरेक्शन में कैटेलाइज करेगा। ठीक है, 5 to 3। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रिप्लिकेशन फॉर्क। अब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, रिप्लिकेशन फॉर्क पर इसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, थोड़ा तो बता भी रखा है आपको हमने। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन
Consequently, on one strand, the template with polarity 3 to 5, 3 to 5 वाला जो template polarity है, the replication is continuous, वो तो continue चलेगा. While on the other, the template with 5 to 3 polarity, it is discontinuous. एक बाहर से अंदर चलेगा और एक अंदर से बाहर. ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बनाएगा, इसलिए आपको एक तरफ ये कंटिन्यूस चलेगा, एक तरफ डिसकंटिन्यूस चलेगा. ठीक है, द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम लाइगेज. बाद में लाइगेज इनको जोड़ते. देखिए, एनसीईआरटी ने बहुत ब्रीफ में रिप्लिकेशन समझाने की कोशिश की. कोई बहुत डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, स्टेप्स पूरी नहीं बताई, बट हमें रिप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना है, तभी हम इनके ये समराइज पैराग्राफ समझ पाए. आप अगर मैं ये रीड कर रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा मैकेनिज्म पहले समझा है. अब उसके बाद ये तो समरी है केवल, तो केवल एनसीईआरटी पढ़ करके आप रिप्लिकेशन को पूरा इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कैसे कंटिन्यूस कैसे डिसकंटिन्यूस, या कुछ नहीं लिखा है. वो सब हमने इसलिए पहले प्रोसेस में समझा है, कैसे कंटिन्यूस बन रहा है, डिसकंटिन्यूस, ओकाज़ाकी, सब कुछ. यहाँ तो ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं, केवल समरी दी हुई है. ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या लिखा है. द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन पॉलीमरेज जो है वो अपने खुद से रिप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर पाता. ठीक है, ऑल्सो द रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए. मतलब डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाता है, और रिप्लिकेशन डीएनए में हर कई जगह से रैंडमली स्टार्ट भी नहीं होता. ठीक है, there is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such regions are termed as origin of replication, ORI. ठीक है, अब इन्होंने एक लाइन में कह दिया कि डीएनए पॉलीमरेज खुद से स्टार्ट नहीं करता, तो फिर स्टार्ट कैसे होता है ये नहीं बताया. अब ये हमने आपको पूरा बताया. फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्राइमर बनेगा, फिर स्टार्ट होगा. एनसीईआरटी ने इतना डिटेल नहीं दिया, बहुत आउटलाइन दे रखी है. साथ में उन्होंने कह दिया एनसीईआरटी ने हर कई जगह से भी रैंडमली स्टार्ट नहीं होगा, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिसको हम ओआरआई कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, इट इज, अब थोड़ा सा ओआरआई के बारे में दे रखा है. देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, requires a vector, and the vector provides the origin of replication. देखिए, ये जो चार लाइन है, मैंने आप देखो इसमें मैंने ब्रैकेट बना रखा है. एक्चुअली ये चीज़ आपके अभी समझ में नहीं आएगी, ये है बायोटेक का पार्ट. ठीक है, ओआरआई चाहिए, ओआरआई से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो. अब इन्होंने थोड़ा सा बायोटेक जोड़ दिया कि इसी ओआरआई की वजह से जब हम किसी पर्सन का, किसी ऑर्गेनिज्म का जीन कहीं और ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कहीं और रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक वेक्टर चाहिए. वेक्टर भी डीएनए होता है, और उस वेक्टर डीएनए में ओआरआई होती है, तभी हमारा जीन इसमें जुड़कर फिर इससे रिप्लिकेट होता है. अब ये चीज़ अगर आपके अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये मैं बायोटेक में डिटेल से बताऊंगा. ये बायोटेक का पार्ट है. रिक्वायरमेंट ऑफ ओआरआई एंड द पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर. एक वेक्टर चाहिए. मतलब ये आरडीएनए टेक्निक है, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर करते हैं. तो ये जो जीन ले जाता है ना, ये वेक्टर होता है, ले जाने वाला वेक्टर है, और वेक्टर भी डीएनए है. और हमारा जीन जब हम उसमें जोड़ते हैं तो उसको आरडीएनए कहते हैं, और उस वेक्टर में ओआरआई होती है, तभी वो रिप्लिकेट होता है. ये बात है, बाकी डिटेल बायोटेक में पढ़ेंगे. फिलहाल ज़्यादा परेशान नहीं हो, ये केवल ओआरआई की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ओआरआई की वजह से हमें बायोटेक में भी इसका ध्यान रखना पड़ता है. समझ में आ गई बात. मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बताई थी, हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर, ओआरआई, वो भी बायोटेक में काम आई. समझ गए, तो उसको थोड़ा बायोटेक के समय ध्यान रखेंगे. फिलहाल आप खाली रीड कर लें. आगे देखिए इन्होंने समराइज कैसे कर लिया. फिर फर्दर, नॉट वेरी डिटेल ऑफ रिप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट. द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ये लिख रहे हैं कि भाई डीएनए रिप्लिकेशन का पूरा डिटेल मैकेनिज्म तो अभी भी नहीं है. ये बात सही भी है, मैंने भी जो आपको मैकेनिज्म बताया उसमें भी कई चीज़ें हैं जो पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है. और यूकैरियोट्स में ये पूरा रिप्लिकेशन कब होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. डीएनए का रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन का प्रोसेस, सेल साइकिल को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, तभी एस फेज, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एस में ही होता है, और इसके होने के बाद ही जी2 फेज स्टार्ट होती है. तो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन से चलता है. अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी. मान लो डीएनए तो रिप्लिकेट हो गया, डीएनए डबल हो गया, लेकिन आगे सेल डिवीजन नहीं हुआ. तो डीएनए डबल हो गया, सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो प्लॉइडी लेवल बढ़ गया ना, 2n से 4n हो जाएगा. तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए. अगर मान लो रिप्लिकेशन होने के बाद सेल डिवीजन फेल हो जाए तो प्लॉइडी लेवल बढ़ जाता है, पॉलीप्लॉइडी आ जाती है, और प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है तो टेट्राप्लॉइड हो जाता है,
फ्लूइड लेवल इंक्रीज हो जाती, यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग एट दिस इन हायर क्लासेस। इन्होंने लिख दिया कि और ज़्यादा डिटेल्ड रिप्लिकेशन का आप हायर क्लासेस में पढ़ें, ठीक है। और ये फ्लो फॉर्क बना रखा, देखिए 3 to 5 वाले टेम्पलेट पर कंटिन्यूस सिंथेसिस आउटसाइड टू इनसाइड, और ये टेम्पलेट जो 5 to 3 इस पर डिसकंटिन्यूस है, टुकड़ा। कहीं ओकाजाकी का भी नाम नहीं लिखा है, लेकिन पूरा प्रोसेस आना चाहिए। ओकाजाकी पर क्वेश्चन भी आए हैं। डीएनए लाइगेज का क्या काम है, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, सारी बातें। तो अब इसके बाद तो खैर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट या इसके आगे का जो ये पार्ट है, पेज नंबर 107, 106, ये मैंने पूरा आपको रीड करके बताया किस तरह। और ये मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसके बाद रिप्लिकेशन में वॉटसन एंड क्रिक से हमने शुरुआत की थी यहाँ से। ये पार्ट जो रिप्लिकेशन का एनसीईआरटी में दिया है, इसको मैंने आपको लाइन टू लाइन रीड करके बताया। लेकिन ये चीज़ आप पहले, मैंने जो क्लास में रिप्लिकेशन का प्रोसेस समझाया उसको पढ़ने के बाद देखें, तब आपको ये चीज़ लाइन टू लाइन बहुत समराइज्ड वे में आप देखेंगे एनसीईआरटी ने कितना ब्रीफ में 2-3 पैराग्राफ में बात खत्म कर दी। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इन पैराग्राफ में से उठ के आएगा। रिप्लिकेशन कोर्स में मतलब रिप्लिकेशन की सारी बातें, हेलिकेज पर भी क्वेश्चन आता है, लाइगेज पर भी आता है, ओकाजाकी पर भी आता है, वो कहीं कुछ नहीं दिया है, ठीक है। केवल आउटलाइन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो केवल आउटलाइन मिलेगी, बाकी पूरा मैकेनिज्म आपको क्लास में पहले बता दिया। उसके बाद आप एनसीईआरटी से भी इसको रीड जरूर कर लें, ठीक है। तो ये हमारा रिप्लिकेशन का एनसीईआरटी से एक एक्सप्लेनेशन था कि एनसीईआरटी में रिप्लिकेशन कैसे दिया। थैंक यू।